गलत है, क्योंकि जो आदमी एजुकेशन में एक बार आरक्षण ले चुका पढ़ाई में, और जो उसके बाद नौकरी भी आरक्षण से ले रहे हैं, उसके बाद प्रमोशन में आरक्षण, तो ये तो एक तरह से एक जो गरीब को अधिक गरीब बनाना और अमीर को अधिक अमीर बनाए जाना, इस तरह की एक योजना एक खाई मान रहे हैं कि आप एक और ज्यादा जो बढ़ती जाएगी और वो जिसको कम करने की कोशिश की जा रही है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगी। कन्हैया सिंह जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, प्रमोशन में जो आरक्षण है इसको आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? प्रमोशन में जो आरक्षण है, हम ये मानते हैं कि जिसको एक बार किसी भी तरह से आरक्षण का लाभ अगर मिला तो वो उस लाइन, अपनी लाइन से ऊपर उठ करके एक समाज में बराबरी के स्तर को पकड़ रहे हैं, और जब वो एक स्तर को पकड़ रहे हैं उसके बाद दोबारा उनको प्रमोशन देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। वो इसलिए नहीं बनता है कि जब आप अपने जो आपकी योग्यता है उसके आधार पे आप एक बार आरक्षण लिए, अब उसी योग्यता को बार बार प्रमोट करके अगर ऊपर ले जाया जाता है तो वो समाज के लिए और नुकसानदायक है। वहां पे वो आरक्षण नहीं होना चाहिए, प्रमोशन पे आरक्षण तो एकदम नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्रमोशन पे आरक्षण, ऐसा कहना है यहाँ पे कन्हैया सिंह जी का। संजय शर्मा जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर एक बार कोई मान भी लिया जाए कि चलिए इनको आरक्षण दे देती है सरकार या ऐसा कोई प्रावधान बना भी देती है, तो अगर इस तरीके का आरक्षण प्रमोशन में अगर लागू हो जाता है, समाज में इसका कितना इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं? जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जिस तरह से हमारे हनुमंत राव जी और ये जफर अली साहब जी ओबीसी के लिए भी आरक्षण मांग रहे हैं जी, इसका सीधा सा अर्थ ये हो गया कि सामान्य वर्ग का जितना भी कर्मचारी है आजीवन नौकरी करके रिटायर हो जाएंगे, घर चले जाएंगे, मगर उन्हें एक बार भी प्रमोशन नहीं मिलेगा। सामान्य वर्ग पर तो इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, और साथ ही इसका मुख्य असर इस पे भी पड़ेगा कि इनको जहां दूसरी संसाधन उपलब्ध करा करके और जो गरीब तबका है उसको ऊपर लाना चाहिए, उसके बजाय जिस आदमी को एक बार आरक्षण दे दिया उसी को और ऊपर उठाए जा रहे हैं। एक इतनी बड़ी खाई बनने जा रही है समाज के अंदर कि जिसको भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो जिस तरीके के यहाँ पे बात आपने कही, खासतौर से संजय शर्मा जी आपने की, ये जो खाई है ये नहीं पट पाएगी। वाकई में एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि आरक्षण को इसीलिए सिर्फ लागू किया गया था कि जो खाई है एक अपर क्लास और एक बैकवर्ड क्लास या SC ST की, उसके बीच को इसको पाटा जा सके, उनको भी मिनिस्ट्री में लाया जा सके। बहरहाल बात आरक्षण की हो रही है, तो आइए आपको सुनवा देते हैं कि मायावती क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। जो एनडीए के घटक दल है उनसे बात करें, इस विधेयक को पास कराने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें, और मैंने भी रिक्वेस्ट किया मीडिया के माध्यम से कि वो इस विधेयक को इसी सत्र में पास कराने में तो वो मदद करें, और यदि 1-2 घंटे के लिए वो बात मान ले, विधेयक पास हो जाए दोनों हाउस के अंदर, तो पूरे देश के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं जिनका प्रमोशन में रिजर्वेशन प्रभावित हो रहा है, तो उनको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो मायावती का बयान आपने सुना, और वो कह रही हैं एनडीए से समर्थन की भी यहाँ पे वो मांग कर रही हैं, और ये कह रही हैं कि अगर एनडीए उनका साथ देती है तो इस तरीके का जो बिल है वो आसानी से पारित हो सकता है। दीपक गौड़ जी, आपकी तरफ मैं रुख करता हूँ। मायावती की आपने यहाँ पे प्रतिक्रिया सुनी, किस तरीके से वो एनडीए को मनाने में यहाँ पे जुटी हुई है। मायावती के इस बयान पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। नहीं, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो सारा जो क्रम आरक्षण का किसी भी तरीके का ये करते हैं, वो उसमें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, गठजोड़ है आपस में। ये जो कांग्रेस है चाहती है हम इसको अपने सिरे चढ़ा लें, मायावती चाहती है हम इसके सिरे चढ़ा लें। ओवरऑल जो ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है, लेकिन इसके जो बीच में जो नुकसान हो रहा है, मैं उसकी बात करूंगा। नुकसान उस कर्मचारी का हो रहा है जो पिछले 10 साल से 15 साल से नौकरी कर रहा है, और उसके 5 साल बाद जो आदमी पीछे आया उससे वो उसका सीनियर अधिकारी बन जाएगा, तो उसका मेन नुकसान ये होगा कि जो 15 साल से जो कर्मचारी काम कर रहा है और 5 साल वाला उसका सीनियर बन जाएगा, तो वो अपने आप में जो फील करेगा कि भाई ये मेरा जूनियर मेरा सीनियर कैसे बन गया, तो क्या उसकी कार्यक्षमता प्रभावित नहीं होगी? क्या कभी इन राजनेताओं ने इस बारे में सोचा है कि किसी जूनियर को उसका सीनियर बना देंगे तो उसकी जो कार्य प्रणाली होगी वो उससे प्रभावित होगी, उसको हीन भावना उत्पन्न होगी अंदर से। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा के बारे में, इस बयान के बारे में। मायावती जी कह रही हैं कि दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाया जाए। जो लोग नौकरी पा चुके, जो लोग IAS IPS बन चुके, पहले ही बन चुके, वो दबे कुचले कहां हैं? जो नेता बन चुके, जो सांसद बन गए, जो MP बन गए, उनके बच्चे दबे कुचले कहां हैं? जी, तो ये किनको उठा रही हैं, किनको प्रमोशन दे रही हैं? दबे कुचले तो वो हैं जो जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे, जो भूखों मर रहे हैं। जी,
तो ये उनको प्रमोशन कहाँ दिया जा रहा है? तो ये आप ये माना जाए कि केवल वोट बैंक की राजनीति की वजह से सारी चीजें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। मात्र 2-3% लोग जो पहले से ही करोड़पति हैं, धनाढ्य हैं, वो इस आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं और पूरे दलित वर्ग के समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं। ये लोग ठेकेदारी कर रहे हैं उनके वोटों की, कि हम आपके ठेकेदार हैं, हम आपको आरक्षण। संजय जी, दीपक गौड़ जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रमोशन में आरक्षण ला रहे हैं, बजाय इसके कि जो एक बार तरक्की कर गया या जो एक बार अपना साधन संपन्न हो गया, बजाय उसके जो दबे कुचले, जो बाकी झुग्गी झोंपड़ियों में जो लोग रहते हैं, जो गरीब हैं, उनकी तरफ सरकार ध्यान दे। और कम से कम ये जो अभी तक कोई क्रीमी लेयर का कोई आज तक दायरा नहीं बना कि भाई किस आज रामविलास पासवान को भी आरक्षण मिलता है, मायावती जी के रिश्तेदारों को भी मिलता है, कोई करोड़पति अरबपति, कोई क्रीमी लेयर का कहीं कोई दायरा नहीं है। वो बजाय सरकार इस बात पे दिमाग लगाए कि प्रमोशन में आरक्षण हो, उसको ये दिमाग लगाना चाहिए अपना कि भाई इसमें क्रीमी लेयर क्यों इसका फायदा उठा रही है। दीपक गौड़ जी, यही तो सबसे बड़ा सोचनीय विषय है कि एक ऐसा मुद्दा जो बड़ा सेंसिटिव है, जिसको सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए, उसके ऊपर ही यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। इसी पे तो हम चर्चा करें। आइए आपको सुनवा देते हैं। वोट बैंक की राजनीति, दीपक गौड़ जी, संविधान का गला घोटा जा रहा है। जी बिल्कुल, दीपक गौड़ जी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो संविधान में लिखा हुआ है कि समानता के अवसर उपलब्ध कराने की जो गारंटी हमारे संविधान में देते हैं, वो उसकी अवहेलना जी बिल्कुल गला घोटा जा रहा है। आपके पास आऊंगा, बहुत समय मिलेगा दीपक जी आपको बोलने का। आपको रामगोपाल यादव जी के सुना देते हैं बयान, क्या कुछ कह रहे हैं वो। हमारा स्टैंड जो पहले था वो आज भी है। कैबिनेट के स्टैंड को हम गलत मानते हैं। कैबिनेट का स्टैंड सारी न्यायिक मान्यताओं के विपरीत है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। ये सन 95 में सीताराम केसरी साहब हाउस के अंदर कह गए थे, वो भी सही कोटे में दे दिया गया। ये केवल कोयला घोटाले से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मंत्रिमंडल में ये लाया गया है। वो हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाने के अलावा ये कुछ भी नहीं। तो हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है, और ऐसा कहना है सपा की तरफ से रामगोपाल यादव का। और वो ये कह रहे हैं कि अगर जो बैकवर्ड क्लास अगर उसको शामिल कर लिया जाता है तो वो इस आरक्षण के मुद्दे पर साथ दे सकते हैं। बहुत ही विरोधाभासी बयान यहाँ पर रामगोपाल यादव जी का है। कन्हैया सिंह जी, आपकी तरफ में आता हूं। देखिए, आपने यहाँ पर रामगोपाल यादव जी का ये बयान सुना है। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि ये कोयला का जो घोटाला हुआ उससे जो ध्यान है वो हटाने के लिए इस तरीके का एक ये कार्ड यहाँ पर सरकार की तरफ से खेला गया, लेकिन वहीं पर स्टैंड उनका ये भी है कि अगर ओबीसी को शामिल कर लिया जाए तो ये आरक्षण गलत नहीं है। ऐसा है। पहले तो हम मायावती जी की बात पे जवाब दे रहा हूं। मायावती जी ये कहें कि दबे कुचले की परिभाषा आज के समय में क्या है, इसको सारी राजनीतिक पार्टियां परिभाषित करें कि किसको दबा कुचला कहा जाता है। दूसरी चीज, रामगोपाल यादव जी जो कह रहे हैं कि ओबीसी को अगर शामिल कर लिया जाए तो क्या ओबीसी के अलावा और लोग नहीं हैं जो दबे कुचले हैं, जो सरकार में उसमें नौकरियों में हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनकी योग्यता है, उनकी योग्यता का हनन हो रहा है, उस पे इन लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता है? उस चीज को ये लोग क्यों नजरअंदाज करते हैं? सारे के सारी पार्टियां एक दूसरे से आगे पीछे बैक में मिल करके अपना ये कर लेती हैं, सेटिंग कर लेती हैं और आरक्षण का एक मुद्दा बना करके अपने उसको आगे करके और अपना वोट बैंक की रोटी सेकती है। जी। संजय शर्मा जी, आपके पास आता हूं। आपने कन्हैया सिंह जी की यहाँ पे बातें सुनी है, कितना सहमत है आप इनकी बात से, जिस तरीके से ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल पूरा 100% सहमत हूं इनकी बातों से। और रामगोपाल जी जो कह रहे हैं कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है वो, परंतु मैं इसके साथ ये कहना चाहता हूं कि ये एक योग्य व प्रतिभाशाली व्यक्ति के हक पर डाका डालने के समान है। एक योग्य प्रतिभाशाली व्यक्ति का हक छीनकर एक अयोग्य व्यक्ति को दे देना, ये उस योग्य व्यक्ति के हक पर डाका है। बिल्कुल। इसका कानून में कोई प्रावधान होना चाहिए। योग्य व्यक्ति को आप बेरोजगार नहीं कर सकते, किसी हालत में नहीं कर सकते। और वाकई में जिस तरीके की आज राजनीति देखने को मिल रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक वोट बैंक की राजनीति है। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।